टेक्नोलॉजी ने ना सिर्फ हमारी आमदनी में इजाफा किया है, बल्कि इसने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर पहलू को बदल कर रख दिया है। टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा इनकलाब उस वक्त आया जब 19वीं और 20वीं सदी में इंसानी तारीख की सबसे बड़ी तब्दीलियाँ रोनुमा हुईं। तकरीबन 1800 तक इस कुर्राए अर्ज़ पर लोगों का बड़ा हिस्सा गुर्बत का शिकार था और इंसान अपनी ज़िंदगी के बेशतर हिस्से में जिस्मानी फाका कशी के दहाने पर था। 1750 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी तकरीबन 38 साल के करीब थी और कुछ जगहों पर इससे भी कम थी। आज मगरबी और एशियाई सनती माशरों में निचले मुतवस्सित तबके का मेयार ज़िंदगी भी हर पहलू में चंद सदियों पहले के शहनशाहों और शहजादों से बुलंद है। ये सब कुछ फितरत की क़ुव्वतों को समझने और अपनी माशी ज़रूरियात के लिए इनका इस्तेमाल करने का ही नतीजा है। हज़ारों सालों से मादी हालात जिनमें लोग रहते थे बहुत कम तब्दील हुए। फिर अचानक 18वीं सदी में एक अजीम इनकलाब रोनुमा होता है। ये मगरबी यूरोप से शुरू हुआ और 1800 के बाद शुमाली अमेरिका तक फैल गया। अगर ऐसा ना होता तो आज हमारी ज़िंदगी इतनी सहूलियात से आसान ना होती। 18वीं सदी में आने वाला ये इनकलाब क्या था जिसने हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को बदल कर रख दिया। 18वीं सदी के बरतानिया में वो कौन सी खुसूसियात थी जिसकी वजह से ये इनकलाब बरतानिया में आया। वो कौन से इब्तदाई टेक्नोलॉजी थी जिसने इस इनकलाब की बुनियाद रखी। ये इनकलाब 18वीं सदी के चाइना या बरसगीर में क्यों नहीं आया। मैं हूँ हमजा आदिल और आज की वीडियो में हम आपको यही सब कुछ दिखाएंगे। अठारहवीं सदी से पहले हुनरमंद कारीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया जैसे कि किताबें, कपड़े और फर्नीचर समेत हर चीज़ महदूद पैमाने पर बनाते थे। हर एक प्रोडक्ट को इनफरादी तौर पर बनाने की वजह से पैदावार की रफ्तार बहुत सुस्त थी, जिसकी वजह से सामान अक्सर महंगा होता था और सामान की सप्लाई कम होती थी। ये सब कुछ उस वक्त बदल गया जब 18वीं सदी के बरतानिया में ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया मशीनों से बड़े पैमाने पर बनने लगी। 18वीं सदी में फैक्ट्रियों में अशिया के इस बड़े पैमाने पर पैदावार को तारीख़ में सनती इनकलाब से जाना जाता है। सनती इनकलाब 1500 के बाद उभरने वाली आलमी मईशत के ज़रिए पैदा होने वाले चैलेंजों और मौक़े के लिए बरतानिया का इनोवेटिव रिएक्शन था। 16वीं सदी के आखिर और 17वीं सदी के अवाइल में एक यूरोपीय वसी मार्केट सामने आई। इंग्लैंड ने इस नए माशी आर्डर में कमांडिंग पोजीशन हासिल की क्योंकि इसकी ऊन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने इटली और दूसरे ममालिक में कायम प्रोड्यूसर्स का मुकाबला किया। इंग्लैंड ने 17वीं और 18वीं सदी के आखिर में अमेरिका और हिंदुस्तान समेत एक बैनुल बरआज़मी तजारती नेटवर्क बनाकर अपनी बर्तरी को बढ़ाया। इंटर कॉन्टिनेंटल तजारत की तोसी का इन्हिसार कॉलोनियों के हसूल, तजारती फ़रोग़ और बहरी ताकत पर था। बरतानवी तजारत की ग्रोथ में बहुत से अवामिल ने किरदार अदा किया, जिसमें सबसे पहले कोयले की शक्ल में सस्ती तवानाई शामिल है। लंदन की तरक्की ने लकड़ी के ईंधन की किल्लत पैदा कर दी थी, जिसे कोयले के इस्तेमाल से दूर किया गया, जिससे कोयले की तजारत शुरू हुई। कोयले की शक्ल में न्यू कैसल में बरतानिया के पास दुनिया की सबसे सस्ती तवानाई मौजूद थी। उस वक्त बाकी यूरोप और चीन में तवानाई ज़्यादा महंगी थी। दूसरा फैक्टर जिसने सनती इनकलाब में एक अहम रोल अदा किया वो शहरों और मैन्युफैक्चरिंग की तरक्की से मज़दूरों की उजरत में इजाफा था, जिसके नतीजे में बरतानवी मज़दूरों की उजरत और म्यार ज़िंदगी दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गए। 14वीं सदी के वस्त में ब्लैक डेथ के बाद हर जगह मज़दूरों का म्यार ज़िंदगी बुलंद था। आने वाली सदियों में यूरोप और एशिया में आबादी में इजाफे की वजह से हकीकी उजरतों में कमी वाक़या हुई, जिसकी वजह से ज़्यादातर मज़दूर 18वीं सदी तक बस इतना कमाते थे कि इनकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो सकें। इससे बचने वाला वाहिद मुल्क बरतानिया था। इसकी आबादी दूसरी जगहों के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी,
लेकिन बैनुल-अक़वामी तिजारत की वजह से और मईशत में तेज़ी से आबादी का ये असर बरतानिया पर नहीं आया। तीसरा फैक्टर 17वीं सदी में बरतानिया में रोनमा होने वाला ज़री इनकलाब था। खुराक और ख़ास तौर पर गोश्त, मक्खन और पनीर की शदीद मांग ने काबिल काश्त ज़मीनों को चरागाह में तब्दील कर दिया। फैक्ट्रियों में मज़दूरों की मांग ने छोटे खेतों को बड़े खेतों में तब्दील किया, जिसमें फ़ी एकड़ कम लोग काम करते थे। चौथा फैक्टर स्टीम इंजन की ईजाद थी, जिसने इस इनकलाब में अहम किरदार अदा किया। इसने कपास की पैदावार में इनकलाब बर्पा किया और फैक्ट्री के निज़ाम को दीगर पैदावारी शोबों में फैलाने का सबब बना। ज़्यादातर सनती इनकलाब में एक किस्म की तब्दीली ने दूसरी तब्दीलियों को बर्पा किया, जैसा कि गहरी कानों से पानी के अखराज को ख़त्म करने के लिए पहली बार स्टीम इंजन को बतौर पंप इस्तेमाल किया गया। कोयले की गहरी कानें बरतानिया की लकड़ी को बतौर तवानाई तब्दील करने के लिए तवानाई के नए ज़राए तलाश करने की ज़रूरत का नतीजा था। 18वीं सदी के आगाज़ में ब्रिटिशर्स को लकड़ी की बढ़ती हुई कमी का बखूबी इल्म हो गया था। इस अरसे में कोयले के साथ लोहे को पिघलाने के नए अमल की दरियाफ्त ने मज़ीद गहरी कोयले की कानों की बुनियाद रखी। ज़्यादा गहरी खुदाई के नतीजे में कोयले की कानें वाटर टेबल से नीचे हो गईं, जिसके नतीजे में कानों में पानी भर आया। इस मसले का हल मैकेनिकल पंप्स का इस्तेमाल था, जिसमें घोड़े सर्कल में घूमकर पंप्स को तवानाई फराहम करते थे। मिसाल के तौर पर वारविकशायर में 500 घोड़े एक कान से पानी बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल होते थे। ज़्यादा मुअस्सर पंप्स की ज़रूरत ने थॉमस न्यूकोमेन को स्टीम पंप तैयार करने पर मजबूर किया, जिसे एटमॉस्फेरिक इंजन भी कहा जाता था, जो कि पहली बार 1712 में इस्तेमाल हुआ था। अगरचे ये पंप घोड़ों से बेहतर था, लेकिन फिर भी इनएफिशिएंट था। 1760 में जब स्कॉटिश इंजीनियर जेम्स वाट को न्यूकोमेन इंजन की रिपेयरिंग के लिए कहा गया, तो उसने कंडेंसर और स्टीम पंप को इसमें ऐड करके इस मशीन को स्टीम इंजन में कन्वर्ट कर दिया। इसमें तवानाई हवा से नहीं ली गई थी, जैसा कि न्यूकोमेन इंजन में ली गई थी। इसके बजाय तवानाई डायरेक्ट स्टीम से ली जाती थी। वाट का इंजन न्यूकोमेन इंजन से 3 गुना मुअस्सर था। इन इंजनों में ईंधन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, जो कि मुनाफे में कमी का बायस बनता था, क्योंकि हर फायर इंजन पर हर साल 3000 पाउंड की मालियत का कोयला इस्तेमाल हो जाता था। जैसे जैसे स्टीम के इंजन ज़्यादा मुअस्सर बनाए गए, तवानाई का इस्तेमाल भी कम होता गया। 1782 में जेम्स वाट ने स्टीम इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाया, जब इसने एक रोटरी इंजन तैयार किया जो शाफ्ट को मोड़ सकता था और इस तरह मशीनरी चला सकता था। बाप की ताकत अब कपास की कटाई और बुनाई पर लागू की जा सकती थी, और इस दौर में स्टीम इंजन इस्तेमाल करने वाली की मिलें पूरी बरतानिया में बढ़ रही थीं। 1850 तक पूरी बरतानवी टेक्सटाइल सनत को दस्तयाब तवानाई का 70 से 80% इन्हीं स्टीम इंजनों से आता था, जो कि कोयले से चलाए जाते थे। स्टीम इंजन बरतानिया के सनती इनकलाब के लिए एक अहम पेशखेमा साबित हुआ। 1800 में स्टीम इंजन 10,000 हॉर्स पावर एनर्जी जनरेट कर रहे थे, जबकि 1850 तक 5 लाख हॉर्स पावर स्टेशनरी इंजनों के ज़रिए और 7,90,000 मोबाइल इंजनों के ज़रिए पैदा की जा रही थी। घोड़ों के बरक्स स्टीम इंजन ताकत का एक अनथक ज़रिया था और ईंधन के लिए कोयले पर इन्हिसार करता था, जो कि उस वक्त मिकदार में ज़्यादा होता था। स्टीम इंजन ने आटे और शुगर मिलों जैसी जगहों पर तवानाई के लिए पानी का इस्तेमाल को बदला। जिस तरह ज़्यादा कोयले की ज़रूरत ने स्टीम इंजन को आगे बढ़ाने में मदद की थी, इसी तरह स्टीम इंजन की कामयाबी ने कोयले की मांग में इजाफा किया और कोयले की पैदावार में तोसी का बायस बना। 1815 और 1850 के दरमियान कोयले की पैदावार 4 गुना बढ़ गई। बदले में कोयले का इस्तेमाल करते हुए नए अमल ने लोहे की सनत को तरक्की दी। 5वां फैक्टर जिसने सनती इनकलाब में अहम किरदार अदा किया, वो सरमाएदाराना निज़ाम था, जिसने सरमाए के हसूल को आसान बना दिया था। इनकलाब की टेक्नोलॉजी सिर्फ बरतानिया में अपनाने के लिए मुनाफा बख्श थी। बुनियादी मसला इसको अमल में लाने का था। इस मसले का हल तहकीक और तरक्की की ज़रूरत थी।
जो 18वीं सदी में एक अहम कमर्शियल प्रैक्टिस के तौर पर सामने आई। इसके साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की माली एयानत के लिए बड़े पैमाने पर सरमाए की ज़रूरत थी, जिसको सरमायादाराना निज़ाम के ज़रिए फाइनेंस किया गया। इंग्लिस्तान में सनती इनकलाब और कॉलोनियाँ बनाने का अमल साथ साथ चलता रहा। बरतानिया 1700 और 1800 में दुनिया की सबसे ताकतवर नेवल फोर्स था, जिसने इसकी इक्तिसादी तरक्की को 4 चांद लगा दिए थे। कॉलोनियों की तोसी ने सनती इनकलाब को वुसअत दी और रॉ मटेरियल की आसान फरामी का ज़रिया बना। रॉ मटेरियल के लिए बरतानवी इंडस्ट्री का इन्हिसार एशिया और अफ्रीका में मौजूद कॉलोनियों पर था। ये कॉलोनियाँ ख़ाम माल जैसे कि कपास और रबड़ की फरामी का अहम ज़रिया थीं। इंग्लैंड इन कॉलोनियों का माशी इस्तेसाल करने के लिए वहाँ पर रेलवे और टेलीग्राफ का निज़ाम राइज किया और मकामी कारकुनों को कम उजरत और ख़तरनाक वर्किंग कंडीशन के ज़रिए इस्तेसाल किया गया। यही फैक्टर्स सनती इनकलाब का पेश खेमा बने। इस सनती इनकलाब का आगाज़ चाइना से क्यों नहीं हुआ? हालांकि चाइना का साइंसी मैदान में एक शानदार माजी था। वो कौन से अवामिल थे जिनकी वजह से सनती इनकलाब का आगाज़ चाइना से नहीं हुआ? चीन अपने अरूज के ज़माने में इंतहाई जिद्दत पसंद था। इस वक्त सोंग ख़ानदान का दौर था, जिसका ख़ात्मा 1279 में हुआ। इस वक्त चीन टेक्नोलॉजी में दुनिया की क़यादत कर रहा था, लेकिन फिर भी चाइनीज़ ने इस इनोवेशन को इक़्तिसादी तरक्की में तब्दील नहीं किया। इसकी बुनियादी वजह चीन की एक वाहिद सल्तनत की हैसियत थी। 19वीं सदी में यूरोप और चीन को देखें तो यूरोप शानदार रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। ये रेल नेटवर्क्स, स्टीम शिप्स, फैक्ट्रियाँ बना रहा था, जबकि 20वीं सदी के अवाइल तक चीन ऐसा लगता था कि इस पर साम्राज्यी ताकतों का मुकम्मल कब्ज़ा हो जाएगा। चीन और यूरोप बहुत से तरीक़ों से मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक ये है कि 12वीं सदी में मंगोलों की फ़तह के बाद चीन एक वाहिद मैंड्रान ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए चलाई जाने वाली मुत्तहिद सल्तनत बनी हुई थी। चीन का मुकाबला करने या इसको धमकी देने वाली कोई सल्तनत नहीं थी। चीन पर मांचू कबाइल ने 1644 में हमला किया, लेकिन वो रियासत के ढांचे को तब्दील नहीं कर सके, बल्कि उन्होंने ख़ुद चीनी ज़बान बोलना, चीनियों की तरह लिबास पहनना और चीनियों की तरह खाना सीखा। यूरोप को कोई भी मुत्तहिद करने में कामयाब नहीं रहा और यूरोपियंस के दरमियान मुसलसल मुकाबला होता रहा। फ्रांसीसियों को अंग्रेज़ों की फ़िक्र रही, जबकि अंग्रेज़ों को हस्पानियों की फ़िक्र थी, हस्पानियों को तुर्कों की फ़िक्र थी। इनके दरमियान हर वक्त एक मुकाबले की फ़िज़ा रहती थी, जिसे माहिरीन इक़्तिसादियात मुकाबले का मॉडल या कम्पेटिटिव मॉडल भी कहते हैं। तरक्की के लिए एक कम्पेटिटिव निज़ाम का होना बहुत ज़रूरी है, ना कि एक ऐसा निज़ाम जिस पर किसी एक ताकत का गलबा हो। ये सिर्फ ये नहीं है कि चीन में सनती इनकलाब नहीं आया, बल्कि चीन में गैलीलियो या न्यूटन या डेकार्ट भी नहीं पैदा हुए। ऐसा ऐलान करना कि पहले लोगों ने जो कुछ किया वो गलत भी हो सकता है, ऐसा करना किसी भी माशरे में मुश्किल है, लेकिन यूरोप में चीन से ज़्यादा आसान था। वजह यह थी कि यूरोप बिखरा हुआ था और इसलिए जब कोई बहुत नहीं बात करता जो पुरानी रवायात से मुख्तलिफ होती, तो हुकूमत अगर इस पर मुकदमा चलाने की कोशिश करती तो वो अपना सूटकेस बांध कर सरहद के पार चला जाता था। इन्हीं अवामिल ने यूरोप को एक कम्पेटिटिव वर्ल्ड बना दिया, जिसने इंटेलेक्चुअल इनोवेशन की हौसला अफजाई की। चीन इस्तेहकाम और सलामती चाहता था और इसने इसे तवील अरसे तक हासिल भी किया। यूरोपी इस्तेहकाम नहीं चाहते थे, बल्कि वो तरक्की और मुकाबला चाहते थे। चीन का इस्तेहकाम यूरोपियों के ज़्यादा ताकतवर बहरी जहाज़ों और बंदूकों के साथ आने से बिखर गया और चीन यूरोपी जदीदियत के हमले के साथ गिर गया।
चीन में सनती इनकलाब शुरू न होने की मुमकिन वजूहात में एक ये भी है कि चीन के कोयले के ज़खायर थे जो कि शमाल में थे, जबकि इक़्तिसादी सरगर्मियों का मरकज़ जनूब में था। इसके अलावा आबादी में तेज़ी से इजाफे ने लो वेजेस को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मशीनों की ईजाद करने की हौसला शिकनी हुई। चाइना के पड़ोस में वाक़या हिंदुस्तान, जो कि उस वक्त सनती पैदावार में आलमी मईशत का 1/4 पैदा करता था, ऐसा क्या हुआ था जिसने हिंदुस्तान की सनती पैदावार को नाकारा बनाया और जिसकी वजह से हिंदुस्तान सनती इनकलाब से महरूम रहा? गोरों के वो कौन से इक़दामात थे जिसने दुनिया के जीडीपी के 25% पैदा करने वाले हिंदुस्तान को आलमी जीडीपी का 4% पर ले गए? 1750 से पहले दुनिया का बेशतर हिस्सा हिंदुस्तान से टेक्सटाइल ख़रीदा करता था। उस वक्त हिंदुस्तान का शुमार आलमी तजारत में एक अहम इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर था। 1750 के बाद इसमें बड़ी तब्दीली रोनमा हुई और 19वीं सदी के वस्त तक ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बरतानिया मुंतकिल हो चुकी थी। हिंदुस्तान दहातों को गलाने, बड़े बड़े मुजस्मे बनाने में भी बहुत तरक्की याफ्ता था। मिसाल के तौर पर दमिश्क स्टील, जो कुरून वस्ता के दौरान बेहतरीन ब्लेड की तैयारी के लिए इस्तेमाल होती थी। कुरून वस्ता में भारत में जिंक सनती पैमाने पर तैयार किया जाता था। बरतानिया ने अपनी सनती पैदावार को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान का इस्तेहसाल किया। सबसे पहले बरतानिया ने हिंदुस्तान के बैंकिंग सेक्टर को तबाह किया और इस बात को यकीनी बनाया कि ऐसी फैक्ट्रियां बनाने के लिए सरमाया दस्तयाब न हो जो बरतानिया के साथ मुकाबला करती थी। हिंदुस्तान की मजबूत मईशत वहाँ तैयार होने वाली काटन टेक्सटाइल की बरामदात पर मबनी थी। हिंदुस्तान की टेक्सटाइल पैदावार हैंडलूम टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करती थी, लेकिन यही अमल अब 4500 मील दूर बरतानिया में मशीनों के ज़रिए किया जा रहा था। बरतानवी सनतकार भी मुहतात थे कि नई टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में हरीफों के हाथ न लग जाए, जिसके नतीजे में हिंदुस्तानी मईशत तबाह हो गई और लाखों मजदूरों ने अपनी मुलाजमतें खो दी और उन्हें अपनी बका के लिए कैश क्रॉप्स पर इन्हिसार करना पड़ा। लिहाजा कपड़ा एक्सपोर्ट करने के बजाय हिंदुस्तान कपास यानी कि रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन गया, जिसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहते हैं। इसका मतलब ये था कि रुई को कपड़े में बदलने का ज़्यादा मुनाफा अब हिंदुस्तान के बजाय बरतानिया चला गया है। 18वीं सदी के वस्त तक अंग्रेज़ ताजर हिंदुस्तान में टेक्सटाइल के बजाय कपास की डिमांड करते थे। हिंदुस्तानी मंडियों में हाथ से बनने वाले हिंदुस्तानी कपड़े कम कीमत वाले अंग्रेज़ी कपड़े का मुकाबला नहीं कर सकते थे। पैदावार में इस तब्दीली ने हिंदुस्तान के तवील मुद्दती सनती तरक्की पर मनफी असर डाला। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के नतीजे में बड़े पैमाने पर कहत, नकल मकानी और पूरे खित्ते में मंडियों का अदम इस्तेहकाम हुआ। लाखों बेघर बेरोज़गार टेक्सटाइल मज़दूरों को इनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया या उजरत में कमी, टैक्सों में इजाफ़ा, चावल और दीगर खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे के बायस खाने के काबिल नहीं रहे थे। 18वीं सदी से पहले मुग़ल सल्तनत ने एक वसी और महफूज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था जो सूती कपड़े के मजबूत एक्सपोर्ट सिस्टम को सपोर्ट करता था। हिंदुस्तान रेशम, जूट और कश्मीर के कपड़े फारस और चीन तक इस्तेमाल होते थे। जैसे जैसे कपास के खेतों ने चावल के खेतों की जगह ले ली, खुराक की कीमतें बढ़ने लग गई। 1769, 1783 और 1791 में भारत को तबाहकुन कहत का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में तकरीबन 30 मिलियन अफराद हलाक हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुराक से ज़्यादा मुनाफा बख्श कपास पर ज़्यादा तवज्जो दी, जिससे खित्ते की मईशत मज़ीद कमज़ोर हुई और बाकायदा बरतानवी कॉलोनाइजेशन की राह हमवार हुई। दोस्तों, आपके ख्याल में बरतानिया में आने वाले सनती इनकलाब के और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। इकनॉमिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें
अगर आपने अभी तक हिस्ट्री ऑफ वुमेन सीरीज़ की वीडियोस नहीं देखी तो यहाँ पर क्लिक करें।